नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। सबसे पहले आप सभी को तो पहले दिल से सलाम है कि मैंने कहा था कि 4000 सब्सक्राइबर या 4000 की जो फैमिली हमारी बननी थी वो आप लोगों की मदद से बन गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, आपने हमारा मान रख लिया। दूसरी बात, इम्पोर्टेंट बात, आज की क्लास जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यहाँ से हो सकता है कि आपको एक या एक से ज़्यादा सवाल या 2 सवाल देखने को मिले, तो आज की क्लास को बिल्कुल भी मिस मत करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर मैं एक तरीके से आपको कहता हूं कि हमारा जो सिलेबस है उस सिलेबस में अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको संघीय कार्यपालिका को पढ़ना है, ठीक है। और लोकतंत्र की जो जान होती है वो 3 पिलर होते हैं लोकतंत्र के, एक कार्यपालिका, एक विधायिका और एक न्यायपालिका। जैसे चौथा पिलर मीडिया को माना जाता है, प्रेस को माना जाता है। हमारे सिलेबस में जो है वो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति हैं, तो हम सिलेबस के अकॉर्डिंग चलेंगे और जो महत्वपूर्ण पहलू है पहले उस पर थोड़ा विचार रखते हैं, तो राष्ट्रपति महोदय को समझने की कोशिश करेंगे, यानी कि संघीय कार्यपालिका की मैं बात करूँगा। देखो, तो अगर मैं एक तरीके से बताऊँ तो जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका यानी शासन व्यवस्था को जिसका काम देखना है, वो 2 तरीके से आप बांट सकते हैं, एक संघीय और एक राज्यीय। संघीय कार्यपालिका में सबसे ऊपर कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। उसके नीचे उपराष्ट्रपति आ जाएंगे, फिर प्रधानमंत्री आ जाएंगे, मंत्रिमंडल आ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा आप महान्यायवादी, सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, ये सब बन जाता। इधर अगर राज्य कार्यपालिका की बात करूं तो राज्य कार्यपालिका में राष्ट्रपति के समकक्ष ही होता है, जैसे राज्यपाल। देखिए, सेम स्थिति होती है दोनों की, तुलनात्मक अध्ययन भी कर सकते हैं। यहाँ उपराष्ट्रपति होता है, यहाँ उपराज्यपाल का पद नहीं होता। इधर प्रधानमंत्री, इधर मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, इधर भी मंत्रिमंडल, इधर महान्यायवादी, इधर महाधिवक्ता, इधर सुप्रीम कोर्ट, तो इधर हाई कोर्ट। सेम स्थिति देखने को मिलती है। देखिए, मैं हो कर तो ये भी सकता हूँ कि दोनों को कंपेयर करके पढ़ा दूँ, लेकिन मैं सबसे पहले आपसे वही बात करूँगा जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी। अकेले देखिए, राष्ट्रपति हमेशा से महत्वपूर्ण रहता है, और उत्तराखंड यूके SSS का इतिहास आप उठा लेंगे तो 100 में से 90% पेपरों के अंदर राष्ट्रपति से सवाल आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो आज मैं आप लोगों को शुरू कर रहा हूँ, संघीय कार्यपालिका को शुरू कर रहा हूँ, और आपको मैं बताता हूँ थोड़ा सा राष्ट्रपति के बारे में। देखिए, क्लास बिल्कुल भी मिस आउट मत करना दोस्तों। और देखिए, एक बात है, मैं जानता हूँ ये चीज़, अगर 19वीं शताब्दी इंग्लैंड की थी, 20वीं शताब्दी अमेरिका की थी, तो ये 21वीं शताब्दी भारत की है, और भारत को बनाते हैं आप और हम मिलकर। ये शताब्दी हमारी है, हमें अपने हर सपने को साकार करना है, हर चुनौती को स्वीकार करना है, और देखते हैं कि चीज़ें क्यों नहीं होती है, ठीक है। आइए मेहनत के साथ बढ़ते हैं आगे। देखो, राष्ट्रपति के बारे में अगर मैं थोड़ी सी चर्चा आप लोगों से करता हूँ, तो आपको राष्ट्रपति महोदय में सबसे पहले ये ध्यान रखना है, ये किसका पार्ट है? तो ये भाग 5 का पार्ट है। भाग 5 के अंदर आता है। आर्टिकल कौन कौन से पढ़ने हैं उसका जिक्र करूंगा, आपको ये ध्यान रखना है, भाग 5। इसके अलावा राष्ट्रपति का पद जो है वो संवैधानिक पद है। कैसा पद है? संवैधानिक पद। अब यहाँ 2 बातें ध्यान से समझ लेना, संवैधानिक क्या होता है, असंवैधानिक क्या होता है। ध्यान से सुन लो, जिसका जिक्र या जिस पद का उल्लेख संविधान के अंदर मिलेगा उसी को बोलेंगे संवैधानिक, और जिसका उल्लेख संविधान में नहीं होगा उसी को बोलेंगे असंवैधानिक। बात क्लियर है? ये कैसा पद है? संवैधानिक पद है। दूसरी बात होता है, एक होता है संवैधानिक प्रमुख, एक होता है आपका वास्तविक प्रमुख, ठीक। राष्ट्रपति क्या है? वो संवैधानिक प्रमुख है। आप ये भी कह सकते हैं राष्ट्रपति महोदय क्या है? संवैधानिक प्रमुख, यानी कि संविधान के अकॉर्डिंग सबसे ऊपर कौन है? राष्ट्रपति है। लेकिन वास्तविक प्रमुख या वास्तविक सत्ता किसके हाथ में होती है भारत के लोकतंत्र में? वो प्रधानमंत्री महोदय के पास होती है। दूसरी बात, अगर मैं आपसे ये कहूं कि राष्ट्रपति का जो हमारा पद है वो किसके समकक्ष है या किसके जैसा देखने को मिलता है, वो सेम स्थिति है जो स्थिति ब्रिटेन के सम्राट की है, ठीक है। ध्यान रखना, ये अगर मैं कहूँ किसके समकक्ष है तो ब्रिटेन के सम्राट के समकक्ष है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। राष्ट्रपति में देखिए और क्या है, राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि भारत का स्वामी, भारत का मालिक, प्रथम नागरिक, महामहिम, या एक शब्द में इस्तेमाल कर सकता हूँ राष्ट्र अध्यक्ष, ठीक है।
तो ये सब किसके लिए बोला जाता है? राष्ट्रपति महोदय के लिए बोला जाता है। यहाँ से देखिए सीधा सा पेपर बनता है कि इसकी तुलना किससे कर सकते हैं? ब्रिटेन के सम्राट से कर सकते हैं। भाग 5 ये शुरू कर रहे हैं हम लोग। संवैधानिक पद है, संवैधानिक प्रमुख है, और प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदय होते हैं, महामहिम राष्ट्रपति को बोलते हैं, और राष्ट्र का अध्यक्ष वो भी कौन होता है? राष्ट्रपति महोदय होते हैं। अब देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात क्या क्या है मेरे बच्चों, कि यहाँ कौन कौन से आर्टिकल महत्वपूर्ण है, किसमें पद हैं, क्या है, वो सब डिटेल आपको देता हूँ। देखिए कुछ बच्चों का ये मत होता है कि सर सारे आर्टिकल बता दीजिए। अरे यार एक चीज़ रह गई है जो मुझे आपको बताना था। ठीक है, मुझे याद आ गया अभी। आप एक काम करना, लास्ट क्लास में जब पॉलिटी में मैं पढ़ा रहा था ना आप लोगों को कि जो हम लोग पढ़ रहे थे ये आपकी ग्राम पंचायत और नगर पालिकाएँ, तो उसमें एक आर्टिकल 243 के जरूर लिख लेना आप लोग। ये लिख लेना, ग्राम पंचायतों में राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है, यानी कि ग्राम पंचायतों में 243 के आर्टिकल में राज्य निर्वाचन आयोग बढ़ा देना, और नगर पालिकाओं में आर्टिकल 243 ZA में आप बढ़ा देंगे क्या? निर्वाचन आयोग, ठीक है, शहरी निर्वाचन आयोग। तो ये दोनों आप आर्टिकल उसमें बढ़ा देना। ये लास्ट क्लास में छूट गए थे, पता नहीं कैसे, शायद ध्यान नहीं रहा होगा मेरा, ये जरूर बढ़ा देना उस वाली क्लास में, ठीक है। अब राष्ट्रपति को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। देखिए आर्टिकल, देखिए सारे आर्टिकल नहीं पढ़ने होते हैं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल बताऊंगा कौन कौन से पढ़ने हैं। और देखिए मेरा खुद का अनुभव है कि इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है, बिल्कुल भी। आप बिल्कुल भी देखिए इस चक्कर में मत पढ़ना कि सारे आर्टिकल पढ़ने हैं, मुझे सब कुछ करना है, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जितना बता रहा हूँ अगर इतना आपने सही से देख लिया तो आप पेपर में सवाल बना के आएंगे, 100% बना के आएंगे सवाल, ठीक है। तो इसलिए जितना बता रहा हूँ उतना देखना। आर्टिकल 52 में राष्ट्रपति का पद, ठीक है, किसका पद? राष्ट्रपति का पद किसमें है? आर्टिकल नंबर 52 में। 53 देखना है, इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पद के बारे में बता दिया। 53 में क्या है कि समस्त कार्यपालक शक्ति या समस्त संघीय कार्यपालक शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। कार्यपालिक या कार्यपालिका, समस्त संघीय कार्यपालिका की शक्ति, संघीय भी जोड़ सकते हैं आप, समस्त संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, ठीक है, राष्ट्रपति में निहित। और इसी के लिए एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया था, क्या? संवैधानिक प्रमुख, यानी कि जो भी कोई काम होगा वो सब राष्ट्रपति के नाम पे होगा। आप ऐसा कि ये बिल राष्ट्रपति महोदय के नाम पे फटेगा, खर्चा PM साहब करेंगे। एक आर्टिकल देखना पड़ेगा 64 चुनाव, तो राष्ट्रपति का चुनाव किस में मिलेगा? 54 में। 55 में चुनाव की प्रक्रिया है, छोड़ सकते हैं 56, 5 साल 6 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल। ध्यान से सुन लो, 5 साल 6 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल, 5 साल 6 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल। दिमाग में बैठा लो, नारा घर घर मोदी हर हर मोदी जो सुना था ना एक बार, अब की बार मोदी सरकार, उसी तरीके से दिमाग में बैठा लो। आर्टिकल 56 यानी कि 5 साल 6 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल। 58 आर्टिकल नंबर 58, 5वीं 8वीं यानी कि योग्यता, राष्ट्रपति महोदय की योग्यता 5वीं 8वीं। आर्टिकल 60 से 60 और से शपथ। और आर्टिकल 61 यानी कि 6 आदमी मिलके अकेले को हटा देंगे, हटाना मतलब महाभियोग। ध्यान से देखना, ठीक है। आर्टिकल 52 राष्ट्रपति का पद। 53 में समस्त जो संघीय कार्यपालक शक्ति है वो राष्ट्रपति में होंगी। 54 में चुनाव। 56 में राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल 6 साल राष्ट्रपति का कार्यकाल। 58 5वीं 8वीं यानी कि योग्यता। 60 शपथ और 61 महाभियोग। ये आर्टिकल आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूँ। देखिए वही बात बताऊंगा जहाँ से पेपर में आता है, ये आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कोई भी पेपर में बन सकता है, ठीक है, छोड़ना नहीं आप लोग। आगे बढ़ रहा हूँ, क्वालिटी चेक करते रहिए, ठीक है। देखो निर्वाचन प्रक्रिया, पहली चीज निर्वाचन में कौन कौन भाग लेंगे पहले वो समझ लेना। देखिए 2 चीज़ें होती है, एक होती है मनोनयन या मनोनीत सदस्य। एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया मनोनीत सदस्य, एक शब्द मैंने इस्तेमाल किया निर्वाचन। मनोनयन या निर्वाचन ऐसे कह लीजिए, मनोनयन या निर्वाचन। अंतर समझ लीजिए थोड़ा सा।
जैसे मैंने बताया था ना कि प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, यानी कि जिसमें जनता सीधा वोट करेगी वो प्रत्यक्ष, जिसमें जनता सीधा वोट नहीं करेगी वो अप्रत्यक्ष। संवैधानिक प्रमुख, वास्तविक प्रमुख, ठीक है, दोनों बातें बताई मैंने। अब देखो मनोनयन और निर्वाचन, जो चुन करके आएगा जनता के द्वारा वोटिंग सिस्टम से आएगा वो निर्वाचित सदस्य। मनोनयन जिसे मनोनीत करते हैं, यानी कि जो मनोनीत कर दिया जाता है, जिसे सीधा सीधा पद पे बैठा दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि हमारे यहाँ उत्तराखंड में भी मनोनयन होता था एंग्लो इंडियन का, अब वो समाप्त कर दिया गया है, भारत से समाप्त कर दिया गया है, तो ध्यान रखिए, ठीक है। मनोनयन यानी कि मनोनीत, निर्वाचित यानी कि जो वोटिंग सिस्टम या जनता द्वारा चुन करके आते हैं, मनोनीत सदस्य और निर्वाचित सदस्य। निर्वाचन प्रक्रिया में जो भाग लेंगे, पहला राज्यसभा के सदस्य। कौन? निर्वाचित। इन निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही, सारे निर्वाचित सदस्य आएंगे। किसके? राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, इसके अलावा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। दोनों बात ध्यान से समझना, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, तीसरी बात राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, सारे के सारे आएंगे। इसमें एक चीज़ और ध्यान रखना, क्या कि 70वां संविधान संशोधन करा गया था बाद में। इसमें क्या करा गया था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा भाई, शायद बहुत कम लोगों को पता भी होगा कि 70वां संविधान संशोधन करा गया था, जिसमें ये 1992 में हुआ था, ठीक है। साल भी याद रखना है, सवाल बताऊंगा कि आता क्या है। ये ध्यान रखना है कि इसमें दिल्ली और जो पुद्दुचेरी है, यानी कि पौंडीचेरी, आपका दिल्ली और पुद्दुचेरी विधानसभाओं के जो आपके निर्वाचित सदस्य हैं वो भी क्या लेते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। ये ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये केवल 2 केंद्र शासित प्रदेश ऐसे हैं जिनकी विधानसभाओं के सदस्य क्या लेते हैं, यहाँ आपके राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और ये कब से शुरू हुआ? 1992 से शुरू हुआ। और किस संविधान संशोधन के तहत ऐसा करा गया था? 70वें संविधान संशोधन के तहत करा गया था। राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ था 92 में, और उसमें पहली बार केंद्र शासित प्रदेश से किसी ने क्या किया था, वोटिंग करी थी 1992 में। ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब ये, कि दिल्ली और पुद्दुचेरी या पौंडीचेरी जिसे आप कहते हैं, ठीक है, दोनों बातें ध्यान रख लेंगे। इसके अलावा जो सदस्य भाग नहीं लेते, अब कौन कौन नहीं लेते? पहली चीज़, जितने भी आपके मनोनीत सदस्य हो जाएंगे, मनोनीत सदस्य, कोई भी मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेगा चुनाव के अंदर। वो पूरी डिटेलिंग में मैं आपको बताता, लेकिन अभी केवल उतना समझना जितना पेपर की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी बात, जो राज्य विधान परिषद होती है, राज्य विधान परिषद, ठीक है, उसका भी कोई भी सदस्य यहाँ पर भाग नहीं लेता। क्लियर है बात? मनोनीत सदस्य कोई भी भाग नहीं लेगा, और राज्य विधान परिषद जो होगी उसका कोई भी सदस्य यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। दोनों बातें आप समझ जाओगे। तीसरी बात, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है कि इसका जो चुनाव होता है वो किस पद्धति से होता है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति से। एकल संक्रमणीय मत पद्धति, सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम, STVS। देखो, जिस किसी को लगता है कि ये सिस्टम क्या होता है, ये वोटिंग पद्धति क्या होती है, किस किस तरीके से डिटेल में बिल्कुल पढ़ना है, आपके पास समय है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल डिटेल्ड क्लास पढ़ा रहा हूँ, आप बिल्कुल डिटेल में पढ़ लेना वहाँ पर। लेकिन ये अभी केवल एक क्रैश कोर्स की तरह है, ये वीडियो BPDO को टारगेट कर रहे हैं हम लोग, और इसीलिए बहुत ही प्रिसाइज तरीके से एक कोर्स डिज़ाइन करा जा रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा लाभ देगा भाई। पेपर में मज़ा आ जाएगा सच्ची में, आप पढ़ लो बस हमारे साथ, ठीक है। दूसरी बात मैं आपको जो बताना चाहता हूँ ये था कि हिंदी को भी बिल्कुल नहीं छोड़ना आपने, हिंदी और ये बिल्कुल अच्छे से टारगेट कर लीजिए। अब देखो, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, इसके अलावा देखो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी का एक अन्य नाम भी हम बोलते हैं अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, ठीक है। इसी को क्या बोल देते हैं? अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली। समझ गए बात? अप्रत्यक्ष क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जनता वोट नहीं कर रही है यहाँ पे, ठीक है। देखो बात को समझना, एक बार पेपर में सवाल आ गया था कि यहाँ पूछ लिया था कि बताइए राष्ट्रपति का चुनाव वो किस प्रक्रिया के माध्यम से होता है, और अधिकतर मेरे प्यारे बच्चे आप और हम क्या जानते हैं? एकल संक्रमणीय मत पद्धति जानते हैं बस, इसके अलावा हम और कुछ नहीं जानते, और वहाँ ऑप्शन में ये दिया ही नहीं था।
बच्चे पागल हो गए। सर ये तो सवाल गलत आ गया। गलत नहीं आया है, इसी को अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली भी बोलते हैं, तो ध्यान रखना ये इसी का नाम है। हो सकता है इस बार तुम्हें यही से बेवकूफ़ बना बैठेगी, ठीक है। तो 2 बातें क्लियर हो गई यहाँ से। अब देखो थोड़े से राष्ट्रपति के साथ इंपॉर्टेंट बात, जितनी बातें बता दूंगा दिमाग में रख लेना, मज़ा आ जाएगा सच्ची में। राष्ट्रपति से गलती करके नहीं आओगे और एक सवाल 100% आएगा भाई। मैं अब 80% भी नहीं कह रहा हूँ इस बात को कि 100% सवाल आएगा यहाँ से। देखो अब इंपॉर्टेंट बातें, पहली योग्यता के बारे में बात करता हूँ। योग्यता कितनी, कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। कल बताई थी 35 वर्ष उम्र किसके लिए चाहिए? राष्ट्रपति राज्यपाल वगैरह के लिए। 30 वर्ष इसके चाहिए राज्यसभा वगैरह के लिए, विधान परिषद के लिए। 25 वर्ष विधायक या लोकसभा के सदस्यों के लिए। 21 वर्ष ग्राम पंचायत नगर पालिकाओं के लिए और 18 वर्ष ग्राम सभा के लिए, ठीक है, मतदाताओं के लिए। कल बताया था, इसी बात को साइड में कहीं लिख के रख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बिल्कुल भी मत करना। और यहाँ बच्चे एक बार बेहोश फिर हो गए थे, पूछ लिया था कि बताओ राष्ट्रपति के लिए मिनिमम आयु कितनी है? वो तो 35 वर्ष है। मैक्सिमम आयु कितनी है कि कितने साल का व्यक्ति राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकता है? तो ध्यान रखना कोई लिमिट नहीं है, मैक्सिमम एज की, अधिकतम आयु की कोई भी सीमा तय नहीं करी गई है। वो आप 199 साल के होकर भी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सकते हैं अगर आप होते हैं तो। देखिए बीजेपी में तो ये संभव नहीं है, क्योंकि बीजेपी ने तो कह दिया कि 75 साल के बाद हम भैया रिटायरमेंट तो दे देंगे आपको, आप केवल मार्गदर्शक मंडल में पहुंच जाओगे, ठीक है, आप कार्यकारी संस्था के अंदर काम नहीं कर सकते। तो इसलिए बीजेपी से बचना अगर आप 199 के बाद चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं तो ठीक है, जस्ट जोक कर रहा हूँ, ठीक। योग्यता की बात कर ली आपने 35 वर्ष। देखिए यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि देखो योग्यता को लेकर के ना, एक तो ये भारतीय नागरिक होना चाहिए, किसी लाभ के पद पे नहीं होना चाहिए, और आवारा पागल दीवाना, दीवाना मतलब दिवालिया नहीं होना चाहिए, ठीक है। तीनों बातें इन अलग कर देते हैं, मुद्दे की बात करते हैं। आयु कितनी चाहिए? 35 वर्ष चाहिए। दूसरी बात, राष्ट्रपति महोदय को कहाँ का सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए? लोकसभा का सदस्य। बच्चे परेशान होते हैं, ध्यान में रख लेना, राष्ट्रपति या लोकसभा, ठीक है, दिमाग में रख लेना कि अगर राष्ट्रपति बनना है तो आपके अंदर इतनी योग्यता होनी चाहिए कि आप लोकसभा का सदस्य हो पाओ, ठीक। दूसरी बात क्या चाहिए? 50 प्रस्तावक चाहिए और 50 अनुमोदक चाहिए, ये ध्यान रखना। वहीं उपराष्ट्रपति के लिए संख्या अलग है, 20-20 हो जाती है, राष्ट्रपति के लिए 50-50 रहती है। बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जो प्यारे मुझे सुन रहे होंगे जिन्हें आज तक शायद अनुमोदक या प्रस्तावक के बारे में जानकारी नहीं होगी, ठीक है, दिमाग में क्लियरिटी रख लेना, सीधी सी बात है। देखिए प्रस्तावक का मतलब होता है जो प्रस्ताव देता है, लेकिन ये केवल वही होते हैं जिनका वोट होता है, यानी कि राष्ट्रपति के चुनाव में जो वोट कर सकते हैं वही क्या होंगे? राष्ट्रपति के प्रस्तावक होंगे। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है, कि जो राष्ट्रपति के चुनाव में वोट करते हैं, अभी बताया ना, राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य, विधानसभा के सदस्य, दिल्ली और पौंडीचेरी वाले निर्वाचित, ठीक है, वही क्या बनेंगे? प्रस्तावक बनेंगे। अनुमोदक कोई भी हो सकता है, वो मनोनीत सदस्य भी हो सकते हैं, निर्वाचित सदस्य भी हो सकते हैं, लेकिन होंगे वही जिनकी वोटिंग सिस्टम होता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बात बता दी आप लोगों को मैंने। इसके अलावा जमानत जब्त होना क्या होता है? जमानत जब्त होना क्या होता है कि यदि गिरे गए टोटल वैध मतों का 1/6 मत किसी कैंडिडेट को नहीं मिलता है, यानी कि अगर कुल 60 वोट थे और 1/6 यानी कि 10 वोट किसी को नहीं मिले तो वो माना जाता है जमानत जब्त। और जमानत जब्त के लिए एक जमानत राशि जमा करी जाती है, वो राष्ट्रपति महोदय के लिए 15,000 है, जो कहाँ जमा होती है? RBI के अंदर जमा होती है। तो उसकी जमानत राशि वो नहीं मिलती है कि अगर 1/6 वोट नहीं मिल पा रहे। इंपॉर्टेंट बात समझ में आ गई। चलिए अब बात करता हूँ कार्यकाल को लेकर के कि कार्यकाल कितना होता है राष्ट्रपति। देखो जितनी बातें बताऊंगा ना प्यारे, मज़ा आ जाएगा मेरे बच्चों। देखो कार्यकाल आप सभी जानते हैं कितना होता है? 5 वर्ष का होता है। इंपॉर्टेंट बात क्या है कि कार्यकाल जिस दिन से शुरू होगा, यानी कि कोई व्यक्ति अगर आज 2023 में राष्ट्रपति बनता है तो वो 2028 के लिए ही होगा, ठीक है, 5 साल के लिए होगा। लेकिन बाई चांस ऐसा होता है कि 2025 में कोई ऐसी घटना घटी कि ये राष्ट्रपति पद से विमुख हो गए, कुछ भी हो सकता है, मृत्यु हो गई या त्यागपत्र दे दिया या कुछ भी मान सकते हैं आप लोग, तो जो अगला राष्ट्रपति बनेगा वो आने वाले 5 साल के लिए ही बनेगा। वो ऐसा नहीं होगा कि इसकी तो सीमा भी बची थी या उस बचे हुए टर्म्स के लिए बन जाएगा, नहीं बनेगा, वो आने वाले समय के लिए ही बनेगा। यानी कि अपने पद से पूरे 5 साल के लिए बनता है कौन? राष्ट्रपति। दिमाग में बैठा लेना अच्छे से कि एक बार शपथ लेने के बाद पूरे 5 साल तक बनेगा, और जब तक अपना उत्तराधिकारी नहीं आ जाएगा, यानी कि अगले राष्ट्रपति जी अपनी शपथ ग्रहण नहीं करेंगे,
तब तक वो पद पर बने रहेंगे। इंपॉर्टेंट बात ध्यान से सुन लेंगे, जब तक अगले राष्ट्रपति शपथ ग्रहण नहीं करेंगे, अपना चार्ज नहीं लेंगे, तब तक वो क्या करेंगे, पद पर बने रहेंगे। ठीक, ये अपना त्यागपत्र किसे देते हैं राष्ट्रपति महोदय? देखो त्यागपत्र जो दिया जाता है ना बच्चों, वो अपने से ऊंची पोस्ट पे दिया जाता है, और भारत में राष्ट्रपति से ऊपर तो कुछ भी नहीं है, इसलिए ये जस्ट अपने से नीचे जो उपराष्ट्रपति महोदय होते हैं उन्हें त्यागपत्र दे देते हैं। ठीक है, और त्यागपत्र देने के बाद उपराष्ट्रपति की क्या जिम्मेदारी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बेटा, उपराष्ट्रपति की क्या जिम्मेदारी है? तुरंत इस इस्तीफे को, इस त्यागपत्र को तुरंत कहाँ पहुँचाएं? लोकसभा के अध्यक्ष तक पहुँचाएं। लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचाने की जिम्मेदारी होती है उपराष्ट्रपति की, यानी कि उपराष्ट्रपति महोदय तुरंत त्यागपत्र को कहाँ पहुंचाते हैं? लोकसभा अध्यक्ष तक पहुंचा देते हैं। ठीक है, अगली बार इन्हें शपथ कौन दिलाता है राष्ट्रपति को? वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। वेतन कितना है भाई साहब? 5 लाख रुपए पर माह है। ठीक है, कभी साल का समझ लो, 5 लाख रुपए प्रति माह इनका वेतन है। और सीधी सी बात है, एक लास्ट चीज़ इसमें बता रहा हूँ, महाभियोग। महाभियोग यानी आर्टिकल 61 जो भी आपको बताया था, वही आर्टिकल इसके अंदर आता है, यानी कि पद से हटाना, तो इन पद से हटाया जा सकता है। और देखो ध्यान रखना, राष्ट्रपति संसद का सदस्य नहीं होता, यानी कि मैं कहूँ संसद नहीं है, आप इस तरीके से कह सकते हैं कि राष्ट्रपति महोदय किसी भी सदन में नहीं बैठते, यानी कि सदन, राज्यसभा और लोकसभा, ये किसी भी सदन में नहीं बैठते हैं, ये संसद के अभिन्न अंग होते हैं, लेकिन किसी भी सदन के सदस्य नहीं होते हैं। बात समझ में आई? दोबारा सुन लो कि राष्ट्रपति किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, यानी कि ना तो राज्यसभा का सदस्य होता, ना ही लोकसभा का सदस्य होता, ना ही किसी विधानसभा का सदस्य होता है। वो केवल क्या होते हैं? संसद के अभिन्न अंग हैं, यानी कि संसद से उन्हें अलग नहीं कर सकते। इसीलिए देखिए क्या होता है कि इनके महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से चलाई जा सकती है। ये इंपॉर्टेंट बात है, कई बार बच्चे इसमें गलती कर बैठते हैं। तो महाभियोग की प्रक्रिया किसी भी सदन से, किसी भी सदन से, सदन का मतलब यहाँ लोकसभा और राज्यसभा से प्रारंभ की जा सकती है। बात क्लियर हो गई? किसी भी सदन से प्रारंभ की जा सकती है। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, महाभियोग की प्रक्रिया शुरू करने से पहले 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है, 14 दिन का पूर्व नोटिस। ठीक है, ऐसा कहिए कि 14 दिन पहले नोटिस देना ही पड़ेगा आपको, राष्ट्रपति जी को बताना पड़ेगा कि प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। अगली बात सदन में भी बताना पड़ेगा। अगली बात इसमें और क्या है कि अगर प्रक्रिया शुरू करनी, मान लेते हैं कि मुझे लोकसभा से प्रक्रिया शुरू करनी है, तो कम से कम 1/4 सदस्य, या मैं कहूँ 25% सदस्यों के हस्ताक्षर के साथ प्रक्रिया शुरू होगी। ऐसे शुरू नहीं हो जाएगी कि चलो एक आदमी ने कहा कि राष्ट्रपति जी पर महाभियोग लगा देते और लग गया, नहीं, कम से कम 25% या 1/4 सदस्य हस्ताक्षर करेंगे, उनके साथ मिलकर के प्रक्रिया शुरू होगी। ठीक है, तो देखो जहाँ मैंने बताया आज तक, जितना राष्ट्रपति के बारे में बताया, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट बताई सारी की सारी बातें। अभी खत्म नहीं हुआ है, अभी कुछ शक्तियाँ वक्तियों के कुछ बारे में चर्चा करूंगा मैं आप लोगों को, वो अगली बार क्लास में करूंगा। अभी थोड़ा सा मैं इकोनॉमी बताता हूँ, इकोनॉमी बहुत महत्वपूर्ण पड़ेगा यहाँ से ना, तो चलिए थोड़ा सा इकोनॉमी देखते हैं। और मेहनत करती है यार, हमारे साथ मन लगा के मेहनत करिए। उत्तराखंड में भी कुछ समस्याएं हल करूंगा मैं आपकी, कुछ ऐसे टॉपिक लेके आऊँगा जहाँ से लगभग 99% तय होगा कि सवाल आएगा ही आएगा। देखो समय कम है, सारा कुछ नहीं करा सकता मैं आपको, बिल्कुल भी, आप सभी जानते हैं। और ऐसा भी नहीं हो सकता दोस्तों कि एक 6-6, 8-8 क्लास में एक दिन में बना दूं, क्योंकि मैं भी एक तरीके से ह्यूमन ही हूँ, आप ही की तरह से आपका बड़ा भाई हूँ, आपका दोस्त ही हूँ, तो थोड़ा सा मुझे भी देखना पड़ेगा। तो देखो थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे हमारे साथ में कि जितनी क्लासेस हम लगा रहे हैं, कम से कम आप उतनी मिस आउट बिल्कुल भी ना करें, है ना। हिंदी भी ना करें आप, थोड़ी सी रीजनिंग की क्लास में 2-4 बनवाऊंगा, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन्हीं को देखेंगे हम लोग, आदित्य सर पढ़ाएंगे इस चीज़ को। दूसरा उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट बनाऊंगा मैं। और देखिए करंट अफेयर की क्लास कल आ रही है, ठीक है, ध्यान रखना, बहुत धांसू क्लास लेके आ रहा हूँ, यानी कि पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सवाल कम से कम मान कर चलिए वो आएगा ही आएगा वहाँ से। ठीक है, क्लास लेके आ रहा हूँ, करंट अफेयर की क्लास कल आ जाएगी, जरूर देखना आप लोग। इसके अलावा बस मेहनत करिए। थोड़ा सा इकोनॉमी आपको बता देता हूँ। देखो लास्ट क्लास में मैं बात कर रहा था आपसे योजना आयोग को लेकर के, नीति आयोग को लेकर के, आपने दोनों देख लिया होगा लास्ट क्लास में। यहाँ अब मैं बात करने वाला हूँ आज पंचवर्षीय योजनाओं की। ठीक है, पंचवर्षीय योजनाएं, पंचवर्षीय योजना यानी 5 ईयर प्लानिंग, इकोनॉमिकल प्लानिंग। पहली बात, ये कहाँ की देन है? ये USSR की देन है, यानी कि
जो आपका रसिया वाला पार्ट था ये वहाँ की देन है, यूएस सोवियत संघ की देन है, तो ये ध्यान रखना आप लोगों ने। अब देखिए इसमें बहुत सारी पंचवर्षीय योजना है और अगर आप किताबें उठाओगे तो उसमें देखोगे कि पंचवर्षीय योजनाओं को अलग अलग तरीके से बहुत ज़्यादा डीप, पता नहीं क्या क्या उसमें डिफाइन कर रखी होंगी चीज़ें। देखिए अगर मैं बात करूं, आप यूके SSSC का कोई भी पेपर देंगे और जितनी पंचवर्षीय योजना मैं बता दूंगा, इससे बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको किताब को देखने की ज़रूरत नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा आपको। जो पॉइंट बताऊँगा बस ये पॉइंट पढ़ के चले जाना, यहाँ से गलती करके नहीं आओगे, मेरी गारंटी है इस चीज़ की, ठीक है। चलिए पहली पंचवर्षीय योजना से मैं शुरू कर रहा हूँ, ध्यान रखना। आप इस तरीके से चार्ट बना सकते हैं और यहाँ लिखेंगे आप पहले फर्स्ट 5 ईयर प्लान, 5 ईयर प्लान या पहली पंचवर्षीय योजना, ठीक है। आप जैसे लिखना चाहो हिंदी में लिख सकते हैं, पहली या प्रथम पंचवर्षीय योजना। देखो हमने बताया था कि योजना जो बनाएगा वो योजना आयोग बनाएगा और योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950। और भारत में आप और हम सभी जानते हैं कि हमारा जो वित्तीय वर्ष शुरू होता है वो 1 अप्रैल से शुरू होता है, यानी कि 15 ही दिन बचे थे नया वित्तीय वर्ष शुरू होने में योजना आयोग के गठन के बाद। तो इसलिए वो काम कर ही नहीं पाया 1950 में, इसलिए 1951 से शुरू होती है, किसकी शुरुआत होती है, आपकी योजना आयोग की, सॉरी ये योजना पंचवर्षीय योजनाओं की। और 5 साल का प्लान है, इसलिए 51 और 5 56। पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56। और ध्यान रखना किसके मॉडल पे, यानी कि देखो कभी कभी हम क्या करते हैं कि अब हम कुछ करने की कोशिश करते हैं तो हम दूसरे से सीखते हैं। यानी कि अगर आप देखोगे कोई आप तैयारी करोगे तो आप ऐसे व्यक्ति से सीखने की कोशिश करोगे जिसने पहले काम कर रखा हो, जो अपने काम में बेहतर इंसान हो। तो उस समय हेराल्ड और डोमर करके व्यक्ति हैं, उनका पंचवर्षीय प्लान को हमने कॉपी करा था, ठीक है। ये किसके मॉडल पर आधारित थी, हेराल्ड डोमर, हेराल्ड डोमर। मैं आपको बताता हूँ, याद करने के लिए आप ध्यान रख सकते हैं, शुरुआत कहाँ से होती है, राम से होती है। हम हिंदू लोग किसे मानते हैं, भगवान राम को बहुत मानते हैं, हे राम, ठीक है। तो हेराल्ड वहाँ से बन जाएगा हे राम। तो शुरुआत कहाँ से होती है, पहला मॉडल जिस पर आधारित है हेराल्ड डोमर पर आधारित है। इंपॉर्टेंट बात समझिए, देखो भारत क्या था, कृषि प्रधान देश था जब हम आज़ाद हुए, और पहली पंचवर्षीय योजना के द्वारा हम क्या कर रहे हैं, कृषि को ही विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हारा मेन फोकस किस पे था पहली पंचवर्षीय योजना में, कृषि पर। तो आपको ये ध्यान रखना, इधर लिखना है उपलब्धि हो या लक्ष्य, हमारे आप बनाना चाहो बनाना, उपलब्धि या लक्ष्य। तो पहला क्या है, किस पर आधारित है, कृषि आधारित है। बात क्लियर हो गई। हमने किस पे फोकस किया, फार्मिंग पे फोकस किया कि हम लोग अपना जो स्ट्रेंथ है सबसे पहले उसी पे काम करते हैं, फार्मिंग पे काम करते हैं, कृषि आधारित करते हैं। कृषि आधारित अगर रहना था तो हम लोगों को कृषि को उतना बेहतर करना था, बहुत अच्छा बनाना था, इसीलिए जरूरी थी कृषि के अंदर सिंचाई व्यवस्था को उन्नत करने की। इसीलिए हम लोगों ने 3 नई परियोजनाएं चलाई और उन्हें विकसित करने की कोशिश करी। सबसे पहली भाखड़ा नांगल, ध्यान रखना 3 यहाँ विकसित हुई। पहली भाखड़ा नांगल सतलज पे या सतलुज पे, हिमाचल प्रदेश पंजाब वाला पार्ट है। भाखड़ा नांगल के बाद दूसरी जो थी हीराकुंड, हीराकुंड परियोजना जो आपकी महानदी पे, ठीक है, जो किस पे थी, महानदी पे, उड़ीसा या ओडिशा के अंदर, ओडिशा। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात कौन सी थी, दामोदर घाटी, एक दामोदर घाटी निगम बनाया गया था, ठीक है, कहाँ, झारखंड के अंदर। तो 3 ये परियोजनाएं थी जिन्हें विकसित करा गया था, नदी घाटी परियोजनाएं। ध्यान रखना भाखड़ा नांगल, हीराकुंड, यानी कि मैं ऐसे ही बोल देता हूँ कि दामोदर और हीरा भागो नाग आया है, ठीक है, दिमाग में रखना, दामोदर और हीरा भागो नाग आया है। आप दिमाग में रख सकते हैं कि ये नदी किनारे घूमने गए और वहाँ कोई सांप दिख गया, नाग दिख गया, और वो क्या कह रहा है कि भागो दामोदर और हीरा नाग आया है, ठीक है। तीनों एक साथ दिमाग में रखना। और देखिए दामोदर घाटी निगम जो है, ये सबसे पहली बात क्या है कि स्वतंत्र भारत की पहली क्या है, ये आपकी स्वतंत्र भारत की पहली जो परियोजना है वो कौन सी है, दामोदर घाटी परियोजना, ठीक है, लिख देना आप लोग, स्वतंत्र भारत की पहली है नदी घाटी परियोजना, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, ठीक है, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, दिमाग में रख लेना, क्लियर सी बात। दूसरी बात, दामोदर जो नदी है वो भारत की सबसे प्रदूषित नदी है, इसलिए दामोदर को जैविक मरुस्थल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जैविक मरुस्थल। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बता रहा हूँ, ठीक है।
जैविक मरुस्थल, दामोदर को क्या बोलते हैं, जैविक मरुस्थल भी कहा जाता है, ठीक है। दूसरी बात देखिए, कुछ बहुत सारे टॉपिक ऐसे हैं जो छोटे छोटे टॉपिक हैं और वहाँ से पेपर में अगर सवाल आता तो बड़े परेशान करते हैं, उन सबको इकट्ठा कर दूंगा। भूमंडलीकरण क्या है, यूएनओ को लेकर के बात करेंगे, प्रदूषण को लेकर के बात करेंगे, ठीक है, मानवाधिकारों की बात करेंगे, निःशस्त्रीकरण की बात करेंगे, सब कुछ बढ़ाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल मजे से, ठीक है। देखो तो पहली पंचवर्षीय योजना 51 से 56, हेराट डॉमर कृषि आधारित 3 नदी घाटी परियोजना, भाखड़ा नागल सतलुज पे, हीराकुंड महानदी उड़ीसा, दामोदर घाटी निगम झारखंड, स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना, और जैविक मरुस्थल किसे बोलते हैं, दामोदर नदी को। ये तो हुई पहली, बंद कर दो डब्बा, बस इतनी बात दिमाग में रखनी है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर है आपका सेकंड 5 ईयर प्लान, ठीक है। 56 के बाद शुरू होगा तो 1956 से 5 साल कितने हो जाएंगे, 1961, ठीक है। किसके मॉडल पर आधारित है, पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। दूसरी बात, पहले हमने सोचा कि कृषि करते हैं, उसके बाद हमने क्या सोचा, हम लोग खेत उद्योग पे करते हैं। ये किस पे आधारित है, उद्योग यानी कि इंडस्ट्री, ये इंडस्ट्री पे बेस्ड था या इंडस्ट्री पे आधारित थी, ठीक है, ध्यान रखना। तो हम लोगों ने इंडस्ट्री बनाई और 3 इंडस्ट्री बनाई, इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले 3 लोह संयंत्र बनाए थे, एक दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, और साथ में देखो ध्यान रखना, यहाँ से पेपर पर सीधा सीधा सवाल बनता है। पहले तो ये पूछ लेंगे कि दुर्गापुर ये किस पंचवर्षीय योजना के दौरान बने, तो दूसरी के बने। दूसरी बात जो सवाल पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि जो दुर्गापुर लोह संयंत्र है वो किस देश की सहायता से बना, तो वो बना ब्रिटेन की सहायता से, ठीक है। दुर्गापुर कहाँ पे है, पश्चिम बंगाल में है, और वो किसकी सहायता से बना, ब्रिटेन की सहायता से बना। नेक्स्ट है भिलाई आपका छत्तीसगढ़ में है और इसे सहयोग करा यूएसएसआर ने, दुर्गापुर भिलाई। और एक है राउरकेला आपका उड़ीसा, और इस पर सहयोग दिया जर्मनी ने। तो ये 3 संयंत्र यहाँ पे स्थापित करे गए, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला। ध्यान रखना कि कहाँ कहाँ पे हैं, वर्तमान में वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में, उड़ीसा में, और इसमें ब्रिटेन का सहयोग मिला। भिलाई वाले में यूएसएसआर सोवियत संघ का सहयोग था, और उड़ीसा वाले में जर्मनी का सहयोग था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो 2 बातें यहाँ क्लियर हो गई। तीसरा आगे बढ़ जाऊँ, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना दिखाता हूँ। ज़्यादा लोड नहीं लेना बिल्कुल भी, जितनी बता रहा हूँ उतनी पढ़ना, ज़्यादा हाथ पैर मारने की कोशिश नहीं करनी, ठीक है, जितना बताना उतना पढ़ना बस। तीसरा देखिए, थर्ड 5 ईयर प्लान, पहला 51 से 56, दूसरा 56 से 61, तीसरा 61 से 66। इसमें हमने क्या बात करी कि देखिए, सबसे पहली योजना में हमने कृषि पे बात कर लिया, दूसरी पे हमने बात कर ली उद्योग पे बात कर ली। अब हमने सोचा कि दोनों को एक साथ मिला करके लेकर चलेंगे, तो यहाँ पे हमने कृषि और उद्योग दोनों को एक साथ केंद्रित करा, या मैं इसे कह सकता हूँ कि आत्मनिर्भर भारत को बनाने की कोशिश करी जा रही थी, जिसकी बात अभी मोदी जी करते हैं, ठीक है। तो ये कृषि और उद्योग दोनों पर आधारित है, एक तरीके से आत्मनिर्भर भारत की बात हुई। लेकिन इसी बीच में क्या होता है कि अगर आप देखोगे तो यहाँ बड़ा पंगा सामने आ गया, क्योंकि 62 में भारत चीन का युद्ध हो गया, उससे कुछ उबर पाते, 65 में फिर युद्ध हो गया, भारत पाकिस्तान हो गया, एक में हारे एक में हराया, हम कोई काम भी नहीं कर पाए। तो सबसे कम ग्रोथ रेट जो मिला था वो इसी पंचवर्षीय योजना की देन है हमें, ठीक है। इसमें लेकिन हमने एक काम कर लिया था कि झारखंड के अंदर बोकारो आयरन व स्टील प्लांट लगा लिया था, ठीक है, बोकारो आयरन व स्टील प्लांट, ठीक है, ये इसकी देन है, ठीक है। ये थर्ड पंचवर्षीय योजना को ध्यान रखना है। इसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ 4, या एक काम करो कि इसके बाद देखो, ध्यान रखिए, 3 साल हम लोगों ने कुछ नहीं किया, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि 66 के बाद हमने सोचा कि हम एक साल के लिए आगे बढ़ेंगे, उसी को हमने एक नाम दिया योजना विकास, ठीक है। यानी कि मैं ये भी कह सकता हूँ कि वार्षिक योजना लेके आए, इसके बाद हम लोग वार्षिक योजना लेके आए, यानी कि प्रत्येक साल एक, तो हम लोगों ने ये काम 3 साल तक चलाया, 66 से 99, ये 69, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, सीधा पूछता है। यहाँ योजना नहीं आई, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, योजना
अवकाश बोलते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। इसे क्या बोला जाता है? योजना अवकाश बोला जाता है। आपने कई बार पेपर में देखा होगा, पीरियड पूछते हैं कितनी पीरियड तक रहा, तो ये 66 से 69 के बीच रहा। दूसरी बात, यहीं पर रुपये का अवमूल्यन करा गया, यानी कि रुपये को नीचे गिराया गया। और तीसरी बात, हरित क्रांति का प्रारंभ यहीं से हुआ। ठीक है, यानी कि रुपये का अवमूल्यन, रुपये का अवमूल्यन 66 में ही हुआ था और हरित क्रांति की शुरुआत इसी की देन है, हरित क्रांति का प्रारंभ। ठीक है, इंपॉर्टेंट है योजना अवकाश, सीधा डेट साल पूछते हैं 66 से 69। चौथी बता दे रहा हूँ और लास्ट है, आज की क्लास के लिए भी लास्ट है, उसके बाद अगली क्लास में बात करूँगा इससे आगे। ठीक है, चौथा 5 ईयर प्लान देखिए, फोर्थ 5 ईयर प्लान। देखो 51 से 56, 56 से 61, 61 से 66, फिर 66 से 69 योजना अवकाश। तो अब ये क्या हो जाएगा? 1969 से 1974 तक, यही तो हो जाएगा 5 साल के लिए। अच्छा, ये मॉडल पर आधारित है, ध्यान रखना। और देखो, एक इतनी बुरी स्थिति से उभरने के बाद हमें कौन बचा सकता था? वो गॉड ही बचा सकता था, भगवान ही बचा सकता है। इसलिए इसका ध्यान रखना है, डॉक्टर गॉडगिल के मॉडल पर आधारित है। ठीक है, डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पे है। ठीक है, डॉक्टर गॉडगिल मॉडल पर आधारित है। और इसमें जो लक्ष्य रखा गया क्या है? देखिए, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें, सीधी सीधी बात आपको जो ध्यान रखनी है वो ये ध्यान रखनी है, केवल स्थिरता की बात करी गई थी, आप निर्भरता की बात करी गई थी कि हमें क्या होना है, वो एक स्थिरता लानी है हमारे यहाँ। क्योंकि इस समय अगर आप देखोगे 1966 के बाद 67, 68, 69, इस दौरान भारतीय राजनीति भी बड़ी हलचल में थी। और इस समय नई प्रधानमंत्री हमारे सामने आई थी, जिनका नाम था श्रीमती इंदिरा गांधी जी। ठीक है, वो नरेंद्र मोदी को तो आप जानते हैं, रात को 8 बजे कहते हैं कि भाई और बहनों, सुबह मतलब रात को 12 बजे के बाद आपके नोट बंद। ये ऐसी थी, ये फ़ोन बताती नहीं थी। जब इन्होंने क्या किया, 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया, मैं अभी जिक्र करूंगा उस बारे में। तो इंदिरा गांधी जी ने क्या किया कि सुबह उठकर बैंक वाले को फ़ोन कर दिया कि भाई कल से तेरा बैंक का 51% हमारा हो गया है, यानी कि नेशनलाइजेशन। कभी जिक्र करेंगे, डिटेल में बातें करूंगा इस बारे में, एक एक बात बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ बड़ा इंपॉर्टेंट क्या है, एक तो परिवार नियोजन कार्यक्रम। अगर आपके घर परिवारों में बड़े बूढ़े होंगे तो वो बता देंगे कि इंदिरा गांधी जब आई थी तो तहलका मचा रखा था। परिवार नियोजन कार्यक्रम, यानी कि जनसंख्या बढ़ रही है, रोकिए, पहली चीज़। दूसरी, पैसे नहीं है सरकार के पास तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कर दो। सुबह बैंक वाले को बोल दिया गया कि भैया राष्ट्रीयकरण, यानी कि नेशनलिटी, इसका मतलब होता है कि 51% हिस्सा किसका? सरकार का। सुबह फ़ोन करके बता देगा कि भैया राष्ट्रीयकरण कर दिया गया है, 51% हमारे हो गए। अगर बैंक वाला कुछ कहता है तो कहना वो भी ले लेंगे। ठीक है, तो ध्यान रखना। तीसरा कहा गया कि लोगों के पास रोजगार नहीं है तो रोजगार गारंटी योजना चलाओ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। देखो ध्यान रखना, चौथी पंचवर्षीय योजना, बहुत सवाल आते हैं, सीधा इससे बनता है, इससे बनता है, इससे बनता है। 1969 में ही हुआ था। ठीक है, पहली बार 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। इसके अलावा आप ध्यान रख सकते हैं 1974 में एक नाभिकीय परीक्षण भी किया गया था। नाभिकीय परीक्षण बुद्ध पूर्णिमा के दिन हुआ था ये, इसका नाम इसलिए रखा गया था स्माइलिंग बुद्धा। स्माइलिंग देख लो, मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ यार, हिंदी कभी कभी अटक जाती है। ठीक है, स्माइलिंग बुद्धा। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है चौथी पंचवर्षीय योजना में। इसके आगे बात करूंगा मैं अगली क्लास में। आज की क्लास लंबी हो जाएगी काफ़ी सारी, तो जितनी बातें मैंने बताई मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आई होगी। देखिए आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं है बिल्कुल भी, मिस आउट बिल्कुल मत करना, अच्छे से देख लेना। इसके अलावा जितनी क्लासेस पहले हो गई हैं उन्हें बिल्कुल एक एक के साथ चलते जाइए, नोट्स बनाते जाइए, रिविज़न करते जाइए, छोड़ना नहीं। ठीक है, चलिए फिर मुलाकात करेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।